बच्चों, आज हम वसंत पुस्तक से पाठ 15 नीलकंठ, जो कि हम आधा पढ़ चुके थे, बाकी बचा हुआ भाग हम आज पढ़ेंगे। तो यहाँ से शुरू करेंगे। खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था और जब तक वे आर्त क्रंदन न करने लगते उन्हें अधर में लटकाए रखता। खरगोश के छोटे बच्चों को वह अपनी चोंच में पकड़कर ऊपर उठा लेता था और जब तक वो बच्चे करुण पुकार, आर्त क्रंदन का अर्थ है करुण पुकार, यानी कि वह मतलब बिल्कुल अपनी इस तरह से नहीं करने लग जाते थे कि रोना और दया के लिए इस तरह से रोना शुरू कर देते थे, तो उन्हें वह तब तक उन्हें बीच में लटकाए रख, अधर का अर्थ है बीच में लटकाए रखता था। कभी कभी उसकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों का कर्णवेद संस्कार हो जाता था। वह फिर कभी उसे क्रोधित होने का अवसर न देते थे। दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। प्राय वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुअल सा खेलते रहते थे। उसके मोर के पंखों पर बैठ जाते थे। वह उन पंखों को फैलाकर बैठ जाता और उनके पंखों पर वे बैठकर खेलने शुरू कर देते थे। ऐसे ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था, शेष आधा जो बाहर था उससे ची ची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। तो जो सांप अंदर जाली से अंदर प्रवेश कर गया था, वहाँ पर सारे जो प्राणी थे वो सभी इधर उधर भागकर छिप गए, लेकिन खरगोश जो है वो उसकी पकड़ में आ गया और उसने उसका पिछला हिस्सा मुंह में दबा लिया और जो शेष बचा हुआ भाग था उससे वह आवाज़ कर रहा था, लेकिन वह आवाज़ भी बहुत धीमी गति से निकल रही थी कि किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी और वह पूंछ पंख समेट कर सर से एक झपट्टे में नीचे आ गया। नीलकंठ यानी कि जो मोर था वो झूले में सो रहा था, तो लेकिन वह बहुत चौकन्ने कानों से था और मतलब वह बहुत सतर्क था और उसको उसकी धीरे सी जो वह धीरे धीरे बोल रहा था उसकी वो दुख भरी आवाज़ उसने पहचानी और वो एकदम से वहाँ से नीचे पहुँच गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। सांप ने सांप को फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोंच से बहुत उसको बार बार चोट मार कर उसको अधमरा कर दिया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुंह से निकल कर आया, परंतु निश्चेष्ट सा वहीं पड़ा रहा, यानी कि उसको कोई होश नहीं था और वह इस बेहोश और इस तरह से मतलब उसके शरीर में कोई जान नहीं है और वह इस तरह से वहाँ पड़ा रहा। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब ओर प्रसारित कर दी। जो यह घटना जो थी उसकी सूचना उसने सब जगह फैला दी। प्रसारित करना मतलब फैलाना। माली पहुंचा, फिर सब पहुँचे। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका था, यानी
कि सांप के 2 टुकड़े कर चुका था मोर, तब उस शिशु खरगोश के, यानी कि जो खरगोश का बच्चा था, उसके पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे रखे उष्णता देता रहा। उष्णता यानी कि गर्मी देता रहा। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मोर को क्यों चुना होगा, यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता था। कि उसको इस तरह से देखा कि वह किस तरह से खरगोश को उसने बचाया, और इस तरह से ऐसा उसका स्वभाव देखकर उनके समझ में आया। मयूर कलाप्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं। इसी से उसे बाज, चील और आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, जिनका जीवन ही क्रूर कर्म है। मोर जो है वीर पक्षी माना जाता है, वह हिंसक नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि इस कहानी में भी देखने से पता चलता है कि वह सभी पशु पक्षियों को सहारा देता है, उनका ध्यान रखता है और उनकी मदद करता है। लेकिन बाज और चील जो है वो अलग श्रेणी में माने जाते हैं, क्योंकि उनका जीवन जो है वो एक क्रूरता के लिए माना जाता है। नीलकंठ ने अपनी उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी ही, उसका मानवीकरण भी हो गया था। मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकर बनाकर जब वह नाचता था, तब उस नृत्य में एक सहजात लय ताल रहता था। उसका मानवीकरण भी किया गया। इसमें मेघों की सांवली छाया में, यानी कि बादल की छाया में वह इंद्रधनुष के, जैसे इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं, इसी तरह से उस पंखों को मंडलाकर, यानी कि गोल बनाकर जब वह नाचता था, तब उस नृत्य में, उसके नाच में जो है एक सहजात, एक बहुत अच्छी तरह से लय ताल बना रहता था। आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम से घूमकर वह किसी अलक्ष्य सम पर ठहर जाता था। नाचते समय वह आगे पीछे दाहिने बाएं इसी तरह से लगातार घूमकर और अपने अलक्ष्य सम पर, अलक्ष्य सम का अर्थ है कि वह अपने लक्ष्य की तरफ ठहर जाता था। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था। वह नृत्य मग्न नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल आती थी और बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिने ओर निकल जाती थी। इस प्रकार उसकी परिक्रमा, यानी कि उसका जो चक्र था घूमने का, वह एक पूरक ताल परिचय पूर्ण लगता था। नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है, यह तो नहीं बताया जा सकता, परंतु अचानक एक दिन वह मेरे जाली घर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों का सतरंगी मंडलाकार छाता तान कर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। यानी कि जिस तरह से नाचते हैं उस तरह का पोज बनाकर वह खड़ा हो गया। तब से यह नृत्य भंगिमा नित्य का कर्म बन गई। डेली का काम था वह इसी तरह से नाचने की भंगिमा में खड़ा हो जाता था। प्राय मेरे साथ कोई न कोई देसी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता था और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मानपूर्वक समझकर विस्मय भीभूत हो उठता था। यानी कि उसकी इस तरह की सम्मानपूर्वक मुद्रा, यानी कि उसकी जो स्थिति होती थी उसको देखकर वह बहुत हैरान हो जाते थे। कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली। जिस न्यूकेली पैनी चोंच से वह भयंकर विषधर को खंड खंड कर सकता था, उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता से होले होले उठाकर खाता था कि हंसी भी आती थी और विस्मय भी होता था। यानी कि जिसने उस सांप के टुकड़े कर डाले थे, लेकिन वही सांप, वही मोर
इतने आराम से हथेली पर भरे रखे हुए जो चने होते थे उनको इतनी आराम से, इतनी कोमलता से, प्यार से धीरे धीरे उठाकर खाता था कि देखकर हंसी आती थी और हैरानी भी होती थी। फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे, यानी कि फलों से ज़्यादा वह फूलों वाले और पत्तों वाले वृक्षों को पसंद करता था। वसंत में जब आम के वृक्ष सुनहली मंजरियों से लद जाते थे, अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता था, तब जाली घर में वह इतना अस्थिर हो उठता था कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता था। जब वसंत के मौसम में जब आम के पेड़ों पर सुनहरी फूलों से जब पेड़ लग जाते थे, तब अशोक के नए लाल पत्तों से ढक जाते थे, तब जाली घर से वह इतना अस्थिर हो जाता था और उसे बाहर छोड़ देना पड़ता था। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा ही थी। मेघों के उमड़ आने से पहले ही वे हवा में उसकी सजल आहट पा लेते थे और तब उनकी मंद केका की गूंज अनुगूंज तीव्र से तीव्र होती हुई मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती थी। मेघ के गर्जन के ताल पर ही उसकी तन्मय नृत्य का आरंभ होता था और फिर मेघ जितना अधिक गरजता, बिजली जितनी अधिक चमकती, बूंदों की रिमझिमाहट जितनी तीव्र होती जाती, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ता और उसकी केका का स्वर उतना ही मधुर से मंद्रतर हो जाता था। यानी कि नीलकंठ और राधा जो थे उनका सबसे प्यारी ऋतु थी वह वर्षा ऋतु थी। वे वर्षा ऋतु को सबसे अधिक पसंद करते थे। तो बादलों के जब उमड़ घुमड़ कर बादल जब आते थे तब उनकी आहट से ही उनकी आवाज़ जो है तेज़ से और तेज़ हो जाती थी और बूंदों के उतरने के लिए सीढ़ी की पंक्तियाँ लाइनें बनने लगती थी। बादल के गरजने की ताल पर उनका जो नाच शुरू हो जाता था और फिर मेघ जितना अधिक गरजता, बिजली जितनी ज़्यादा चमकती और बूंदों की रिमझिमाहट जितनी तेज होती, नीलकंठ के नाचने का वेग और भी अधिक बढ़ता जाता और उनकी आवाज़ जो है और भी आवाज़ जो है वो मंद्र से मंद्रतर हो जाती धीरे से और फिर तब धीरे धीरे हो जाती थी। वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पर बायां पंख फैलाकर सुखाता। कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को चोंच से भी पी कर पंखों का गीलापन दूर करते रहते थे। इसे आनंदो उत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यह भी एक करुण कथा है। एक दिन मुझे किसी कार्य में नखास कोने में से निकलना पड़ा और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक लिया। इस बार किसी पिंजड़े की ओर नहीं देखूंगी, यह संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी और सफ़ेद डोरे से कान में बंधी एक ऐनक को ही अपने ध्यान का केंद्र बनाया। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी उसे अनदेखा करना कठिन था। मोरनी राधा के समान ही थी। उसके मूंछ से बंधे दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर एक प्रकार एकत्रित हो गई थी कि वह खड़ी ही नहीं हो सकती थी। कि उसके पास एक मोरनी जो थी, वो बड़े मियाँ के पास जो एक मोरनी थी वह उसको अनदेखा करना बहुत कठिन था। मोरनी राधा के जैसी थी, जो पहले राधा मोरनी थी उसी की तरह थी और उसके मूंछ से बंधे दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर एक प्रकार इकट्ठी हो गई थी कि वह खड़ी ही नहीं हो सकती थी। बड़े मियाँ की भाषण मेल फिर दौड़ने लगी। देखिए गुरुजी, कमबख्त बिचड़ी मारने बेचारी का क्या हाल किया। ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है।
आप न आई तो होती तो मैं उसी के सिर पर इसे पटक देता, पर आपसे भी है अधमरी मोरनी, ले जाने को कैसे कहूँ। सारांश यह है कि 7 रुपये देकर मैं उसे अगली सीट पर रखवा कर घर ले आई। एक बार फिर मैंने मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना। पंजों की मरहम पट्टी और देखभाल करने पर वह महीने भर में अच्छी हो गई। यानी कि जो मोरनी थी उसकी उसकी दवा और उसको पट्टी आदि, यानी कि उसकी इतनी देखभाल की लेखिका ने और वह महीने भर में अच्छी हो गई। उंगलियां वैसी ही टेढ़ी मेढ़ी रही, परंतु वह ठूंठ जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी। कि वो ठीक हो गई, लेकिन बिल्कुल पूरी तरह से ठीक नहीं हुई, लेकिन फिर भी वह अपने पंजों पर धीरे धीरे डगमगाती हुई चलना शुरू कर दिया उसने। तब उसे जाली घर में पहुंचाया और नाम रखा गया कुब्जा। नाम के अनुरूप वह स्वभाव से भी कुब्जा ही प्रमाणित हुई। अब तक नीलकंठ और राधा साथ रहते थे, अब कुब्जा उन्हें साथ देखते ही मारने दौड़ती। चोंच से मार मार कर उसे राधा की कलगी चोंच नोच डाली, पंख नोच डाले। कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था और उसके साथ रहना चाहती थी। न किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी, न वह किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी, यानी कि वो नीलकंठ से दोस्ती करना चाहती थी। न किसी के को उसकी मित्रता थी और न ही वह नीलकंठ के पास किसी और को आने देती थी। उसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए, जिनको वह पंखों में छिपाए बैठी रहती थी। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार मार कर राधा को ढकेल दिया और फिर अंडे फोड़कर ठूंठ जैसे पैरों से सब और छितरा दिए। यानी कि उसने उसके राधा के जो अंडे दिए थे उसने 2, उनको तोड़ डाला। इस कलह कोलाहल से और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। यानी कि नीलकंठ को राधा को बहुत पसंद करता था और कुब्जा जो आई थी वो उनको साथ रहते हुए नहीं देखना चाहती थी। तो इससे नीलकंठ की जो है खुशी उसका अंत हो गया था। कई बार वह जाली के घर से निकल भागा। एक बार कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा, जहाँ से बहुत पुचकार कर मैंने उतारा। एक बार मेरी खिड़की के शेड पर छिपा रहा। मेरे दाना देने जाने पर वह सदा की भांति पंखों पर मंडलाकार बनाकर खड़ा हो जाता था। वह उसकी चाल में थकावट और आंखों में एक शून्यता रहती थी। अपनी अनुभवहीनता के कारण ही मैं आशा करती रही कि थोड़े दिन बाद सब में मेल हो जाएगा। अंत में 3-4 मास के उपरांत, यानी कि 3-4 महीनों के बाद एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूंछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ था जैसे खरगोश के बच्चों को पंखों में छिपाकर बैठता था। मेरे पुकारने पर भी उसके न उठने पर संदेह हुआ। वास्तव में नीलकंठ मर गया था। क्यों का उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका। न उसे कोई बीमारी हुई, न उसके घर रंग बिरंगे फूलों के स्तबक जैसे शरीर पर किसी चोट का चिन्ह मिला। मैं अपने शोल में लपेटकर उसे संगम ले गई। जब गंगा की बीच धारा में उसे प्रभावित किया गया, तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। नीलकंठ के न रहने पर राधा तो निश्चेष्ट सी कई दिन कोने में बैठी रही। यानी नीलकंठ का अंत हो जाता है, तब लेखिका उसको शोल में लपेटकर संगम में ले जाती है और उसको गंगा की धारा में प्रभावित कर देती है, यानी कि बहा देती है। और उसके बिना राधा जो है वो बेजान सी हो गई और वह एक कोने में ऐसे ही बैठी रहती थी। कई बार भाग भाग कर लौट आया था,
अतः वह प्रतीक्षा के भाव से द्वार पर दृष्टि लगाए रहती थी। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की। खोज के क्रम में वह प्राय जाली का दरवाज़ा खुलते ही बाहर निकल आती थी और आम, अशोक, कचनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। एक दिन आम से उतरी ही थी कि कजली अल्सेशन कुत्ती सामने पड़ गई। स्वभाव के अनुसार उस कजली पर भी चोंच से प्रहार किया। परिणामतः कजली के 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए। इस बार उसका कलह, कोलाहल और द्वेष प्रेम भरा जीवन बचाया न जा सका। परंतु इस दिन पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। राधा अब प्रतीक्षा में ही दुकेली है। आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छन्न हो जाता है तब वह कभी ऊंचे झूले और कभी अशोक की डाल पर अपनी केका को तिर तर करके नीलकंठ को बुलाती रहती है। यानी कि वो नीलकंठ की याद में वहाँ बैठी रहती है और नीलकंठ का इंतज़ार करती रहती है और वो नीलकंठ के बिना अकेली हो जाती है। तो ये था आपका पाठ नीलकंठ। अगली कक्षा में हम इसका अभ्यास करेंगे। आप पाठ को अच्छी तरह से रीड करें।